नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपके साथ पुनः जुड़ रही हूँ और मैं आपको आयुर्वेदिक पे चर्चा करने वाली हूँ। आपको सबसे पहले बताऊं कि आयुर्वेदिक का ऋतुओं के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो कि हमारे जीवन से संबंधित है। हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर के अनुसार ही खान पान बनाया है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि शरीर 3 प्रकार का होता है और 5 तत्वों से बना होता है दोस्तों। तो इसके अनुसार हम अ, आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता आपके साथ जुड़ रही हूँ नए विषय के साथ जो कि हमारे भारतीय परिदृश्य में ऋतु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यह ऋतु परिवर्तन का प्रभाव आयुर्वेद में भी है, ज्योतिष में भी है और बहुत ज्यादा देखें तो शरीर के हिसाब से भी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने आपके शरीर को किस तरह से बनाया है कि हम अपना खान पान सब कुछ उसके अनुसार रख सकते हैं। जैसा कि सबको पता है, हमने पिछली चर्चा की थी कि हमें वात पित्त कफ का भी ध्यान रखना चाहिए और वात पित्त का कफ का ध्यान रख के ही हम सारी ऋतुओं को समझ सकते हैं और अपने खान पान को भी देख सकते हैं। जहाँ पे स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं देता है और वहीं पे हमने देखा है कि बहुत कारण शरीर है वह भी दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं आपको नमस्कार। आज जी मैं आपको आयुर्वेदाचार्य जो हैं उनसे मिलवा रही हूँ। यह द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। हम आज बात जो कर रहे हैं वह है हमारे ऋतु परिवर्तन और आहार विहार से, क्योंकि हमारा भारतीय परिदृश्य बहुत ज्यादा आयुर्वेद पर डिपेंड रहा है प्राचीन काल से। तो हम चाहते हैं कि आप हमको बताइए कि हमारी प्रकृति ने जो हमारा शरीर उत्पन्न किया है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से काम करता है हमारा शरीर। जी। हाँ, जय गुरुदेव। जी। आयुर्वेद वो अमृता नाम कहा गया। आयुर्वेद अमृत है और जीवन का विज्ञान है। जी। तो इसमें व्यक्तियों को स्वस्थ रखने की क्षमता है। जो व्यक्ति संसार में है उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हमारे आयुर्वेद में जी। दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। जी। जी। तो उसमें जो सबसे प्रधान बात है कि हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। जी। जी। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। जी। तो जैसे ये जो माघ का महीना है, पूष और जी। माघ का महीना जो है, ये बहुत शीतकाल माना जाता है इसको। और इसमें बहुत तेज ठंड पड़ती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं। तो इससे जो है पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वात और कफ दोनों प्रकोपित हो जाते हैं।
देखिए इसकी आपने वजह जो से हम लोग है ना ऐसा करते हैं, इसको एक सीरियल में करते हैं तो क्या होगा, लोगों के समझ में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ऋतुओं का प्रभाव महीने के हिसाब से है, वही वात पित्त अच्छा। कफ के हिसाब से है और तत्वों के हिसाब से है। तो हम जी। 5 तत्व जो लेते हैं वह बहुत हम्म। जरूरी है। 5 तत्व हमारे डाइजेस्टिव को बताते हैं। जैसे जल है, पानी है, अग्नि है सुपाच्य के लिए है, वायु हमारे ऑक्सीजन के लिए है, पृथ्वी अन्न के लिए है, और वही सारा खुला हुआ आकाश ब्रह्मांड जो कि हमारा आकाश तत्व है। इस तरह हम 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं बॉडी में खाने से। वही बात करते हैं हम लोग कि वात पित्त कफ का भी हर महीने में अलग अलग असर आता है। जैसा आप अभी बताने जा रहे थे, उसी तरह हम बोलना चाहेंगे कि ऋतुओं में 3 तरह के परिवर्तन बहुत विशेष तरह से आते हैं। वर्षा ऋतु आती है, ठंडी आती है और गर्मी आती है, जो मोटा मोटा सबको पता है। पर इसी के अंदर 3 और ऋतुएं हो जाती हैं, तो कुल मिला के हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हो जाती हैं। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है कि दक्षिणायन हो रहा है। उत्तरायण सूर्य क्या है, आदान काल है। मतलब सूर्य यहाँ रस को ग्रहण कर रहा है। कौन से रस को ग्रहण कर रहा है, कसाय या कटु रस को ग्रहण करता है। जब दक्षिणायन होता है तो विसर्ग काल होता है, यहाँ चंद्रमा का रोल होता है। यहाँ जलीय तत्व की वृद्धि होती है। यहाँ अम्ल और मधुर रस ज्यादा लिया जाता है। जितना मुझे नॉलेज है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। अब आप बताइए, सबसे पहले चैत मास आता है हमारे यहाँ। चैत हम्म। मास जो होता है और बैसाख, इसमें सूर्य होते हैं मेष और वृषभ राशि में, जहाँ उच्च के सूर्य होते हैं। तो जो ये बसंत मास होता है, इसमें कौन से पदार्थ लेना चाहिए, किस तरह अपना खान पान रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार यहाँ कौन सा चीज ज्यादा लेना चाहिए जब हमारा चैत मास आता है। तो चैत मास के संबंध में आपने चर्चा किया है, तो चैत जी मास जो है हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये कफ का काल माना जाता है। बसंत जी ऋतु कहते हैं इसको। जी जी तो जैसे आदान काल शुरू होता है तो इसमें शिशिर वसंत ग्रीष्म 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। जी जी तो चैत जो है ये बसंत ऋतु में आता है। जी तो बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, क्योंकि अभी जो है अभी इस महीने में शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है बॉडी के अंदर, जी जी और बसंत ऋतु में उसका प्रकोप हो जाता है। जी जी तो बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप से बचने के लिए जो है जी जी हमारे आयुर्वेद में जो है सबसे अच्छा है, मतलब उष्ण भोजन किया जाए, उष्ण पदार्थ का सेवन किया जाए। जैसे कफ को, कफ जो है वो किन रसों से बढ़ता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण देखा जाए तो मधुर अम्ल लवण से कफ बढ़ता है। तो कसाय पदार्थ लिए जाए। तो कर्णतित कषाय से कफ का समन होता है, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है। कसाय का मतलब यहाँ पे कड़वे पदार्थ हुए। कषाय का मतलब जैसे तुअर की दाल होती है ना, वो कषाय रस मानते हैं उसको। जी, और अगर नीम आप की उसको, पत्ती। नीम की पत्ती तिक्त रस में आती है, कटु तिक्त कषाय, तो जी नीम जी की पत्ती का सेवन कर सकते हैं। कटु में आता है जैसे सोंठ पीपर मरीच, ये कटु रस में आते हैं ये। जी जी तो क्यों। इनका सेवन करने से कफ का समन होगा, तो ये खांसी वगैरह जो होती है, उल्टी वगैरह हो जाती है, ये थोड़ा में रुकावट आएगी, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इस तरह से उसका चैत के महीने में वर्णन किया गया है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि यहाँ पर हमें कसाय रस क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं चैत के मास में ज्योतिष हिसाब से जिस दिन चैत के मास शुरू होता है, जहाँ से कि बोलते हैं कि नव गुड़ी पड़वा सुन रही है, तो हम लोग कहते हैं इस दिन नीम की पत्ती खाओ, गुड़ खाओ, और वो काली मिर्च खाओ। ये कफ के समन के लिए ही कहते हैं, इसलिए आपने बहुत हाँ, अच्छी बात कफ बताई के है समन के लिए, हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ हाँ पे ठीक बात। चूंकि मैं ज्योतिष हिसाब से जहाँ देखती हूँ, वहां मुझे लगता है कि मेष राशि और वृषभ राशि, 2 राशियों में सूर्य का गोचर होता है। तो यहाँ पर मेष राशि मंगल से जुड़ी है, वृषभ राशि शुक्र से जुड़ी है। तो सूर्य के पास सबसे निकट ग्रह होता है, कौन सा होता है इस समय, शुक्र होता है। तो शुक्र यहाँ पे ज्यादा प्रभावी होता है। शुक्र कफ का कारक बनता है, मुंह का कारक वृषभ राशि के रूप में हमारे मुंह पे असर होता है और सिर पे होता है। तो निश्चित है आपने जो बात बताई वो लॉजिकली ज्योतिष में भी सही आ रही है कि हमारा इतना भाग जो मेष और वृष का होता है, जहाँ सूर्य का होता है, तो कफ की वृद्धि का होता है। इसलिए हम मुंह से जो भी खा रहे होते हैं कड़वे कसाई चीज,
वो हमारा यहाँ रेमेडीज के रूप में होंगे। दोस्तों बहुत अच्छी बात आपको पता चल गई। हम अगली बात जहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो चैत मास होते हैं उसे मधु कहते हैं, मधु मास कहते हैं, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग आजकल चैत मास करते हैं, इसको मधु मास इसीलिए कहा गया है कि हम यहाँ पे कफ को ठीक करके अपने शरीर के अंदर अच्छे रसों को कलेक्ट कर लें, इसलिए इसका इस समय महुए का भी बोलते हैं कि महुआ गिरता है, कुछ ऐसा भी है क्या इस समय का मधु मास में? हाँ, महुआ तो ये बैसाख में अक्सर गिरता है, महुआ जो है। अच्छा, बैसाख अगला माह जब आता है तब आप हाँ, बोल रहे अगले हैं। माह ठीक है, में मुझे गिरता है। जानकारी नहीं थी। अगला हाँ हाँ आती है ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, मेरे ख्याल से ज्येष्ठ और आषाढ़ आ जाता है इसके बाद, हाँ हाँ, है ना? जेठ आषाढ़ जो है ग्रीष्म ऋतु आता है। हाँ ग्रीष्म जी। ऋतु आ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप किस तरह का खाना लेंगे और क्यों लेंगे? यहाँ पे सूर्य मिथुन और कर्क राशि में होता है, तो आप बताइए यहाँ पे कैसे खाना लेना है और यहाँ क्या रोल है इस तरह खान पीन में? अब ये जो ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, अच्छा, अभी क्योंकि कफ का उष्ण था, हवाएं पित्त चलती का। हैं। जी जी हाँ, पित्त का प्रकोप होता है। तो जी अभी जी जो है, जैसे ये बसंत ऋतु में जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं वो गर्म भोजन करते हैं जी और कटुआ आहार भोजन करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है पित्त का संचय होता रहता है। जी अब ज्येष्ठ मास जब आएगा, उस ज्येष्ठ मास में जो है वो पित्त प्रकुपित हो जाएगा। पित्त प्रकुपित हो जाने से शरीर में ऊष्मा बढ़ जाएगी, जलन हो जाएगा जी। और अम्ल पित्त हो जाएगा, फोड़ा फुंसी निकल जाएगा। इस तरह से मतलब जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जब पित्त बढ़ता है। अच्छा, इसका तो मतलब ये ऐसी है। स्थिति में जो है जी जी कटु अम्ल लवण रस जो होते हैं वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। कटु अम्ल लवण, जी कटु माने सोंठ पीपर मरीच जैसे कटु रस में आता है। जी। अम्ल माने अचार आदि जो होते हैं, आम का अचार, ये सब अचार हाँ। जितने होते हैं, खट्टे हम्म। पदार्थ जो होते हैं, अम्ल जी लवण, अम्ल रस कहलाते हैं। जी। और ये जो लवण रस होता है, नमकीन चीजें होती है, ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसका विपरीत जो है मधुर तिक्त कषाय। अच्छा। मधुर रस में जैसे आपका गन्ने का रस हो गया, गुड़ हो गया, ये मधुर रस में आता है ये। जी जी और तिक्त रस में जैसे आपने कहा ये नीम के पत्ते हैं, गुडूची भी उसमें आती है। गुडूची में तो तीनों दोषों को समन करने की क्षमता होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी अच्छा लाभकारी है गुडूची जो है। मोती जो है सबसे अच्छा होता है, जैसे आप लोग मोती की माला धारण करवाते हैं लोगों को, जी 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 तो मुक्ता भी कहते हैं इसको। तो ये मुक्ता जो है ये सबसे अच्छी होती है, इसकी माला का धारण करने का विधान है। चंदन का अच्छा प्रयोग है, चंदन, श्वेत चंदन, लाल चंदन होते हैं, श्वेत चंदन सबसे अच्छा माना जाता है ये। अच्छा इसका अच्छा। लेप किया जाता है, माथे पर लोग चंदन का लेप भी करते हैं परंपरा के अनुसार। जी तो ये जो ग्रीष्म ऋतु होता है, इस तरह से जो है अगर हम अपना आहार विहार रखेंगे और फूलों, जैसे कोई नदी का किनारा है जहां पर तालाब वगैरह है, वहां पर कमल के फूल खिले रहते हैं, ऐसी जगह पर बैठना और प्राणायाम करना, ध्यान करना, और नदी के अच्छे अच्छे स्रोत जहां होते हैं, जहां पर ठंडे जल होते हैं, वहां पर बैठना। और सोने के लिए जो है वो खुले हवा में सोना, आकाश में छत के ऊपर सोना, इस तरह से जो है जी जी। चंद्रमा की चांदनी में बैठना, ये सब अपने यहाँ अच्छा माना जाता है, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अच्छा, मेरे मेरे मतलब में ये आया, मिथुन और कर्क राशि का सूर्य है, तो कर्क राशि के सूर्य से आप चांदी को जोड़ दिए हैं, तो अच्छा है। मतलब इसका मतलब है इस समय हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कि लिक्विड डाइट ज्यादा हो, जिसमें कि जल पदार्थ ज्यादा हो। नहीं तो आपको, क्योंकि इस समय सूर्य है ना, जो कहते हैं इस समय मेहंदी भी लगाना चाहिए तलवों में, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। ये बहुत बड़ा लॉजिक है यहाँ पे कि जब कहते हैं कि सूर्य के 9 तपे चल रहे हैं, 9 तपे में दोस्तों जरूर आप लोग मेहंदी लगाइए पैरों में, जिससे ठंडक बनी रहेगी साल भर और आपको बहुत सारे पित्त से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि खूब सारा लिक्विड लीजिए। आपको इस समय जो जो बताया है आपने, आयुर्वेदाचार्य द्विवेदी जी ने, उससे भी आप ज्ञान लीजिए और मुझे लगता है आप लाइफ को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक और ज्योतिष दोनों यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं।
अगली आती है हमारी वर्षा ऋतु। देखिए दोस्तों, मैं मई और जून के बाद की बात कर रही हूँ। अब वर्षा आ जाएगी, क्योंकि वर्षा जब आएगी तो सावन मास आ जाएगा और भाद्रपद मास आ जाएगा। भादो, सावन भादो में पानी बरसता है। तो वर्षा ऋतु में यहाँ पर सूर्य सिंह राशि में जाता है और कन्या राशि में जाता है। यहाँ सिंह राशि पंचम भाव है। यहाँ जठर अग्नि आपकी फिर एक्टिव होने की बात हो रही है। तो आप बताइए, यहाँ पे अपनी जठर अग्नि को कैसे ठीक करें और कैसे इस समय को निकालें जब वर्षा काल हो। तो आयुर्वेद के सिद्धांत से मैं आपको बता रहा था कि मतलब आयुर्वेद जो है ये मानता है कि वर्षा ऋतु जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे हीन माना गया है जी और जी सबसे उत्तम जो है वो हेमंत ऋतु माना गया है। तो वर्षा ऋतु हीन क्योंकि इसमें जो है वायु का प्रकोप होता है जी और वायु जो है प्रकोपित होकर के जो अपनी जो पाचन क्रिया उसको कभी ठीक करता है, कभी बिगाड़ कम कर देता है। इस तरह से तो मतलब विषम स्थिति पैदा हो जाती है। कभी जी भूख अच्छी लगती, कभी बिल्कुल नहीं लगती है। जी जी दूसरी बात जो है पाचन की कमी हो जाने से ये डिसेंट्री वगैरह, पेचिस वगैरह शुरू हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बिल्कुल तो इस सही तरह बोला। से जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जी जी स्थिति में जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है कि बहुत हल्का भोजन लेना चाहिए जिससे सुपाच्य भोजन हो। जैसे मूंग की दाल है, पुराना चावल है, पुराना गेहूं का खिचड़ी बना सकते हैं और जी जी और भी जो हल्की चीजें हैं, फ्रूट्स ज्यादा ले सकते हैं, सेव है, अनार है, ऐसी चीजें ले सकते हैं। मतलब जठर और अग्नि को इसमें भी ठीक रखना है। जी जी हाँ, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए जो है और हम्म, भोजन बहुत हल्का लेना चाहिए, खासकर रात्रि के समय जो है बहुत, क्योंकि उमस बढ़ जाती है, लोगों के अंदर कम पसीना निकलने लगता है, नींद कम आती है। तो इस तरह से काफी जो है समस्याएं पैदा हो जाती हैं वर्षा ऋतु में और जी दुनिया भर के कीड़े मकोड़े तमाम घूमने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है पानी को भी शुद्ध करके छान करके पीना चाहिए और अपना जो आहार है उसको बिल्कुल हल्का हो, सुपाच्य हो। तो उससे जो है अपना जीवन जो है मतलब स्वस्थ रह सकता है। जैसे हम बस हेमंत ऋतु में कुछ भी खा सकते हैं, हजम हो जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु में खास करके जो है वायु का प्रकोप होने से वो भोजन की प्रक्रिया जो है पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए जो है वर्षा ऋतु में ऐसे भोजन से थोड़ा स्निग्ध पदार्थ भी लेना चाहिए, जैसे घी वगैरह, तेल वगैरह का सेवन करें और तेल की मालिश भी करें पूरे शरीर में, क्योंकि जी जी वायु रुक्ष होता है, ड्राई होता है। जी जी ठीक तो इसके बताया। लिए जो है घी तेल का प्रयोग, घी गाय का घी सबसे उत्तम माना गया है। और जो इसमें जो है जैसे अपना जो मधुर अम्ल लवण मीठे पदार्थ का सेवन किया जाए और जी ये कट मधुर तिक्त कषाय यानी जी जी कट तिक्त कषाय जो है इससे वायु का प्रकोप बढ़ता है, कट तिक्त कषाय से बढ़ता है। तो मधुर अम्ल लवण इनका सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो इससे जो है मतलब जैसे मीठे पदार्थों में गुड़ है और ये आपका जो गन्ने का रस पी सकते हैं इस समय। गन्ने का रस है, इस तरह से जो है गुड़ और ये फल फूल है, इस तरह से लिया जाए तो जिससे मतलब वायु का समन रहे। नहीं तो फिर वो प्रकोपित होकर के वो शरीर में कोई ना कोई उपद्रव खड़ा करता है, मतलब ये है। जी ठीक है। अब हम वर्षा के बाद आते हैं शरद ऋतु की ओर। शरद ऋतु अश्विनी और कार्तिक मास होता है, जहाँ नव दुर्गा का शुरुआत कहलाती है। हम लोग अश्विनी मास में नव दुर्गा रखते हैं, इसीलिए सारी विधान है, त्योहार है हमारे जुड़े हुए कि हम इस समय संक्रमण काल होता है शरद ऋतु में। तो तुला और वृश्चिक राशि का सूर्य मानते हैं। तुला राशि में जहाँ नीच के सूर्य माने जाते हैं, वहीं वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी निगेटिव राशि होती है। तो इस तरह से देखें तो इस समय लोगों को शरद ऋतु में किस तरह से सूर्य अपनी ऊर्जा के द्वारा आपको पचाने की बात करते हैं, क्या खाने की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य सारे वनस्पतियों में अपना प्रभाव रखते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यह सूर्य का जुड़ा हुआ भी ऋतु है। ऋतुएं सूर्य से ही बनती है दोस्तों। तो शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए, आप बताइए मुझे। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शरद ऋतु जो है मतलब सबसे बड़ी जो समय होता है ये पित्त प्रकोप का समय होता है। जी तो इसमें पित्त प्रकोप होने से ज्वर आदि बहुत होते हैं, लोगों को बुखार हो जी जाएगा, हम्म उल्टियां शुरू हो जाएंगी, हम्म मुंह का स्वाद जो है वो थोड़ा सा तिक्त हो हम्म जाएगा, कड़वा हो जाएगा। हम्म तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमको जो है ये
जो क्योंकि कटु अम्ल लवण से ये पित्त जो है बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में मधुर तिक्त कषाय ऐसा आहार रस लेना चाहिए जिसमें मधुरता भी हो, और तिक्त जैसे आपने बताया था नीम के पत्ते का रस है, और कषाय रस में जैसे ये आता है आपका जो आंवला भी कषाय होता है, आंवला का सेवन किया जाए। जी जी जी। आंवला तो 12 महीना खा सकते हैं, 5 रस होते हैं उसमें, लेकिन इसमें आंवला रस प्रधान होता है। जी तो जी जी। आंवला का सेवन जो है ये शरद ऋतु में बहुत अच्छा मानते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, इसकी आंवल बहुत की सही रसायन बात आता की है। है। इसी को स्वास्थ्य धन बोला गया है इस समय, यही हम लोग धनतेरस के रूप में ध्यान रखना चाहिए, लोग भूल गए हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से त्योहार इसीलिए बनाए गए हैं कि हमें आंवला की पूजा करना है, आंवला खाना है, पूजा का मतलब यही होता है यहाँ पे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम अगली हेमंत ऋतु की ओर चलते हैं। हेमंत ऋतु में जहाँ धनु और मकर यानी मार्गशीर्ष मास में आ गए हैं और पौष मास में, जो कि अभी चल रहा है और खत्म होने को है कल के बाद। तो मैं कहूंगी कि हेमंत ऋतु जो आपने अभी बताई कि बहुत अच्छा माना जाती है, बहुत कुछ भी खा सकते हैं, डाइजेस्ट हो सकता है, इसको आप लोग कैसे लेते हैं थोड़ा सा बताइए। तो हेमंत ऋतु में जो है हमारे आयुर्वेद में हेमंत ऋतु को सब स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें जो शीत होने से जो हमारी जो अग्नि होती है वो जी बहुत ज्यादा प्रज्वलित रहती है, यानी अग्नि जी का जी जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा, जठराग्नि अच्छी होती है, तो जी जो भी भोजन किया जाता है आराम से उसका पाचन हो जाता है। जी तो जी। ऐसी स्थिति में क्या है कि एक तो अपने को स्वादिष्ट भोजन लेना चाहिए, अच्छे पकवान लेना चाहिए खाने में। अच्छा। जो बीमार है उनकी बात अलग है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको अच्छे मेवे हलवा के पूरी लड्डू, वगैरह, मतलब मेवे के लड्डू लड्डू, इसीलिए बनाए हाँ, जाते हैं अपने यहाँ। जी तिल के जी लड्डू खाएं, गुड़ आदि का सेवन करें, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लें, तिल के लड्डू बना लें, इस तरह से जो है, जी, मधुर रस को बादाम है। ज्यादा लें। जी 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 तो क्योंकि इसमें रस जो बनेगा उससे रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, उस तरह से पूरे शरीर का पोषण होता है, जो धातुएं हैं उनका पोषण होता है। जी जी, बहुत अच्छी तो बात बताई। ये जी जी। हेमंत ऋतु सबसे उत्तम माना जाता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। राजा है ना, हाँ, स्वास्थ्य के ऋतुओं लिए का बहुत राजा। उत्तम है। इसमें मरीजों की संख्या भी कम हो जाती है, अभी तो कोरोना फैल रहा वो अलग बात है, लेकिन जब कोरोना नहीं था तो देखते थे कि मरीजों की संख्या कम हो जाती है। अच्छा अच्छा और अच्छा। इसलिए जो है इसको हम लोग बहुत उत्तम मानते हैं, इसमें पंचकर्म आदि हम करवाते रहते हैं, तो इससे और स्वस्थ शरीर रहता है। और उसके अच्छा बाद अच्छा। रसायन का सेवन जैसे च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, इस तरह जी जी से आमल की रसायन है। तो इस जी तरह जी। से औषधियों का सेवन करके अपने शरीर को इतना अच्छा बना लें कि मतलब रोग होने न पाए, मतलब ये है। हाँ, बाकी ऋतुओं में आप अगर अस्वस्थ होने की चांस ज्यादा है, इसमें नहीं है। हाँ, अगली है बिल्कुल शिशिर बिल्कुल। ऋतु। चलिए अब हम अगली ऋतु की बात कर रहे हैं, जो कि कल से लगने वाली है, माघ और फागुन, है ना। ये दो है यहाँ पर। हम देखें तो मकर के साथ साथ कुंभ और मीन के भी सूर्य रहते हैं। मकर के तो रहेंगे ही रहेंगे, कुंभ मीन के भी सूर्य तक हम इसको लेते हैं शिशिर ऋतु को। इसमें जो सूर्य होते हैं तो माघ और फागुन के विशेष माने जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पूजा भी करते हैं सूर्य की बहुत ज्यादा। इसका क्या कारण है? खाने से, क्योंकि सारे त्योहार यहाँ खाने से जुड़े हुए दिखे मुझे। पोंगल है, पोंगल में देखिए तो खाने का ही विशेष महत्व है। पत्ते में खाना है, चावल लेना है, रस लेना है, बहुत सारी चीजें। वहीं पे अभी लोहड़ी है, उसमें भी देखते हैं कि सब अनाज को वो करते हैं, आग में तपा के फिर खाते हैं। हम अभी मकर संक्रांति में खिचड़ी खाएंगे, तिल के लड्डू खाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। ये सारी चीजें शिशिर ऋतु से कैसे जुड़ी हुई और हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, बताइए आप इसमें। अभी जो से आप कह रहे थी ये शिशिर ऋतु के बारे में, तो शिशिर ऋतु का जो प्रभाव होता है इसमें वात और कफ का प्रभाव जो है अधिक होता है, खास करके कफ का प्रभाव बढ़ता है। अच्छा। तो कफ जो होता है बहुत अति शीत होता है, हिम जिसको जी बोलते हैं, बर्फ के समान होता है। कफ जो है स्थिर होता है, जी मधुर होता है। जी जी। और इसलिए जो है यहाँ पर पतंग आदि चलाने से मतलब है कि एक्सरसाइज बढ़ाई जाए अपनी। अच्छा अच्छा, शनि इसीलिए हाँ, आते हैं सूर्य व्यायाम के साथ। बढ़ाने से कफ का समन होता है। और जी जी दूसरी बात, जैसे ये तिल वगैरह जो खाते हैं, तिल गर्म होता है जी जी और तिल में कैल्शियम बहुत होता है, तो ये अभी तिल खाने की जो परंपरा ऋषि मुनियों ने बनाई है, जी उसके जी। पीछे उसका सिद्धांत ये है कि बहुत शीत होने से
परेशान हो जाए आदमी, तो इसके लिए कफ ना बढ़े, इसके लिए तिल के लड्डू लगा दिए, तिल के लड्डू खाओ, गुड़ भी गर्म होता है। जी जी। तो इस तरह से तिल के लड्डू खाने से उसमें और भी चीजें मिला सकते हैं, जैसे आपका ये ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, बादाम है, छुहारा, इस तरह से काजू सब मिला करके अच्छा बना सकते हैं, उसके लड्डू बना सकते हैं। और जी जो आप खिचड़ी की बात कर रही थी, खिचड़ी मतलब ये है कि जैसे अच्छा भोजन करो, साथ में खिचड़ी भी खा लो, तो जिससे सुपाच्य हो जाए, वो एक दिन अच्छा रहेगा, मतलब पाचन शक्ति अच्छी रहेगी उससे। और ये आजकल जैसे लोहड़ी है, आज लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं हम लोग यहाँ पर उत्तर जी भारत में। जी तो जी उसका मतलब ये है कि लकड़ी को जलाकर उसको तापते हैं और उसमें कुछ मूंगफली डालेंगे और ये सब चीजें डालेंगे। जी। तो एक प्रकार से मतलब ये अग्नि को उस स्वेदन करते हैं, मतलब अग्नि को तापने का मतलब स्वेदन प्रक्रिया बढ़ाई जाए, तो कब जो है वो पिघल जाएगा, तो कब पिघल जाएगा तो इससे कब का प्रकोप नहीं होगा। तो इसके शुरुआत है कि मतलब हमको अग्नि के साथ रहना है, अच्छा अच्छा, इसीलिए ठंड पतंग से उड़ाई बचने के लिए जाती है। हाँ, सूर्य के पास रहना है, इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, बस 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 आपको ये रहना मतलब है। चाहिए। जी जी, हाँ बहुत अच्छी बात है। और हाँ जहाँ पे हमने आपसे बात की, मैं थोड़े से आखिरी में आप लोग को, जिस तरह से आपने सारी बातें की हैं, अब हम बात करेंगे उसके साथ साथ कि हम मेष, सिंह और धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, अगर इसमें फास्फोरस और सल्फर बढ़ाने की क्षमता होती है। ये जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी आंतरिक पाचन को जलाने में और अवशोषित करने में काम आती है, यानी सिस्टम को शुद्ध करती है। सूर्य इन राशियों से गुजरे तो आपको अपनी जठर अग्नि को विशेष ध्यान रखना है। वहीं पे हमने देखा है कि जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, 2 6 10, यानी वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों में हड्डियों को मजबूत करने को, टिश्यू बनाने की, प्रजनन क्षमता की मरम्मत या बढ़ाने के लिए, धीमा पाचन हो, उसमें दौड़ना, इन सब से संबंधित होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व काफी स्लो माना जाता है। तो देखा जाए तो इसका भी हमने देखा है कि ये कड़वा, अम्ल और मीठा, इन पृथ्वी तत्व वालों को भी ज्यादा लेना चाहिए, जिस तरह की अग्नि तत्व वालों की बात आती है। वहीं पे अगला हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम की राशियां हैं, जो कि हम बोलते हैं कि वायु तत्व प्रधान है, वह है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यह हमारे श्वास को, उत्तेजना को, तंत्रिका सिस्टम को, पेशाब को, यानी वनस्पतियों का कारक होने के कारण से कच्ची सब्जी आयुर्वेदिक का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वायु तत्व के कारण सारे रोग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में आपसे जाने थे। आखिरी है कि इनको हम लोगों ने कटु, नमकीन और तीखा से जोड़ा है, जहाँ पे हमने 4 8 12, यानी जल तत्व की जो राशियां होती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि को, तो बलगम, लसिका, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो भी पर्यावरण में जो कीटाणु होते हैं उनको हटाने के लिए रहती है। इसलिए हमें बॉइल्ड वाटर, अपना एंजाइम सिस्टम, ये सब अच्छा रखना चाहिए, इस तरह का भोजन करना चाहिए। अब हम बात थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि हम लोग राशि भोजन करते हैं, कई तामसी और कई सात्विक भोजन करते हैं, इस पे थोड़ा सा आप चर्चा करिए, क्योंकि हमने देखा है कि राशि भोजन वाले जहां पर होते हैं, रजोगुण प्रधान होते हैं, बुध और शुक्र इसके कारक होते हैं, वहीं तमोगुण वाले लोग होते हैं, तो ये लोग मंगल और राहु, शनि, केतु से संबंधित हैं, और सतुगुणी वाले चंद्र, सूर्य और गुरु से संबंधित हैं। इनका एक प्रॉपर टाइम भी होता है खाने का, बड़ा अच्छा है इसमें। तो आप राशि भोजन, तामसी और सात्विक भोजन को बताइए। तो आयुर्वेद में जैसे बात पित्त के अनुसार जो भोजन की व्यवस्था की, उसी तरह से मानसिक रूप से देखा जाए तो सत्व रज तम 3 प्रकार के उसमें गुण होते हैं। जी तो जी ये जो अपना जो आहार भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन होते हैं। तो जी सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ कहा गया। आहार अगर शुद्ध होगा तो अपना मन शुद्ध होगा, जी जी, और मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा कारण उपयोगी है अपने जीवन में। बहुत जितना सही मन बात। शुद्ध होगा उतना जीवन सुखी होगा। शायद इसी से तो राशि तामसी जुड़े हैं। जी जी, बताइए। हाँ, तो इसीलिए जो है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भोजन भी होते हैं। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो सतोगुणी भोजन में जी। जो रस, जिसमें मीठा रस होता है, जैसे आम का रस होता है, हम्म, शहद होती इसका है।
गन्ने का रस होता है, शहद होता है, रस्या स्निग्धा, गाय का हम्म घी है, दूध है, दही है, तरकारियां मट्ठा है। है, जी जी। सब्जियां हैं, ये सब सतुगुण भोजन में आता है। मेवा भी आते हैं। और मेवा भी सतुगुणी भोजन में आता है। जी जी जी। तो जो रस रस वाले पदार्थ जितने होते, इसमें रस होता है। वो सब और सात्विक में। जी। मधुर जो जितने होते हैं, मधुर जितने होते हैं, वो सब उसमें आते हैं, रस तब सतुगुणी भोजन में आते हैं। हम्म। जैसे जलेबी है और रसमलाई है, गुलाब जी जामुन जी है, ये सब मधु सतुगुणी भोजन में आते हैं, जी जो जी कि सतुगुणी लोग पसंद करते हैं उसको। जी जी। सही बात है। और जो तो इसलिए अगर इनका सेवन किया जाए तो सतुगुण बढ़ता है उससे, मतलब ये है ठीक तो है। इसलिए जो आपने सही बोला, जिनका चंद्रमा सूर्य और गुरु अच्छा है वो लोग ऐसा भोजन ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे लगता है। सही हाँ, बोला। जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति में, वो ऐसे भोजन पसंद करते हैं। जी जी और जो रजोगुणी भोजन आहार होता है, उसमें जैसे लहसुन है, प्याज है, ज्यादा मिर्च बिल्कुल। मसाले जिसमें डाले जाते हैं, ज्यादा हम्म। तले हुए जिसमें ज्यादा तल के बनाया जाए उनको। जी जी। और उसमें जैसे खास करके जो आजकल जो भोजन फास्ट फूड मिलता है, इस तरह का, मतलब जो चटपटा भोजन जो करते हैं, मतलब हम उस तरह इसमें से ये सब। काफी, चॉकलेट, गुटखा ये ले सकते हैं, मांस मछली इसमें। हाँ, ये मांस मछली तमोगुण में आता है ये। हाँ, यही आता है ना, मैं वही पूछना चाह रही थी। हाँ, सही ये बात है। रजोगुण में जो है वो थोड़ा मध्यम है, मतलब इसमें किसे। जो लोग है ना शराब पीते हैं ज्यादा, ये सब करते हैं, उन लोग भी इसी में आते होंगे मेरे ख्याल से, हाँ, ये तामसिक में। शराब जो है ये रजोगुणी तमोगुणी दोनों में आता है। जैसे कम मात्रा पिया तो रजोगुणी, ज्यादा पी रहे तमोगुणी हो गया। अच्छा क्योंकि अच्छा। मात्रा के अनुसार कोई चीज करे तो फिर उसका गुण अलग होता है, और मात्रा से अधिक करे तो गुण अलग बदल जाता है उसका। अच्छा अच्छा। अब जैसे कोई कोई सात्विक भोजन भी अगर उसको ज्यादा करेंगे तो फिर वो रजोगुणी हो जाएगा, मतलब ये है। अच्छा अच्छा, मतलब मंगल और राहु केतु और शनि, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है ज्यादातर तमोगुणी वालों को, इसलिए सब देखते हैं। अब बची हाँ। हमारे पास रजोगुणी राशि भोजन, क्या माना गया है? हाँ, रजोगुणी की चर्चा हुई ना अभी। अच्छा, रजोगुणी की हो गई, तो अब हमको हाँ। वही सारी चीजें जो हैं ग्रहों से जोड़ के मैंने देखी, तो मुझे लगता है जो राशि भोजन करते हैं वह बहुत अचानक मृत्यु होती है उनकी, और जो तामसिक भोजन करते हैं उनकी अल्पायु होती है, और जो सात्विक भोजन करते हैं वो जीवंत रहते हैं काफी लंबे समय तक। जो मुझे नॉलेज है उसके अनुसार बता रही हूँ। आखिरी में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप मकर संक्रांति में कोई टिप्स दे दीजिए, जिससे लोग मकर संक्रांति में आपके आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसा करें कि उनका कोरोना काल में सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, तो इसमें क्या है कि एक तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है ये अश्वगंधा का सेवन किया जाए। अश्वगंधा का पाक भी बना सकते हैं, अश्वगंधा टैबलेट ले लें, अश्वगंधा घनबटी है, अश्वगंधा रिष्ट है, अश्वगंधा का सेवन, गिलोय का सेवन करें। तो जी गिलोय जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। और दूसरा कुछ लड्डू बना सकते हैं जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, और ये गिलोय है, और ये सफेद मूसली है। इसमें तिल भी जी। डाल सकते हैं, इसमें अपना ये जो बादाम भी डाल सकते हैं। इस तरह से अगर पीस करके लड्डू बना लें गुड़ में मिला करके, तो उससे भी मतलब इम्यूनिटी बढ़ती है, और अच्छा सर्दी से बच जाएंगे। और ये जो आजकल बीमारी कोरोना फैला, इससे भी बच जाएंगे, मतलब ये है। और नाक में थोड़ा सा तेल डाल दें, तिल का तेल या सरसों का तेल, थोड़ा सा दो दो तीन बूंद डाल दें नाक में, और भाप लेते रहें। भाप लेने से भी कोरोना से बचाव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क लगा रखें, जिससे मतलब बचाव रहे, इन्फेक्शन ना बढ़े। तो ऐसा स्थिति करने से अपना इम्यूनिटी सही रहेगी, और उससे बचाव रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। वहीं पे मैं कहूंगी कि हम खिचड़ी खा रहे हैं तो सारे ग्रहों की भी रिमेडीज कर रहे हैं। और देखिए, तिल में केतु का वास है। केतु हमारी अचानक होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारक होता है दोस्तों। शनि से जोड़ दिया है, और शनि, और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे चावल, जहां पर हमको शुक्र और चंद्र का फल देता है। मूंग की दाल बुध का फल देती है। उड़द की दाल भी जहां पर केतु का फल देती है। सारी चीजें हैं, सारी रिमेडीज है हमारे पास, सारे ग्रह ठीक करने की मकर संक्रांति में इतनी ताकत है। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति को बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी और विस्तृत हो सकती है, क्योंकि अभी इसमें
ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीजों का है। मैं मुद्राओं को भी बताऊंगी कि खाने में मुद्रा कौन सी यूज करके हमको खाना चाहिए, किस दिशा में खाना चाहिए। तो हम आखिरी में यही कहेंगे कि अगर आपको खाना खाना है तो 4 से 8 सुबह का जो खाना सतोगुणी है, 8 से 12 बजे का खाना रजोगुणी है, और 12 से शाम का 4 बजे तक का खाना तमोगुणी कहलाता है। इसके हिसाब से भी हम खाने को देख सकते हैं। चलिए हम रसोई की ओर चलते हैं। बस लास्ट में रसोई का चौका 4 बात को बताता है कि हम कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और क्या खाएं। यानी जहां रस बरस रहा है वह रसोई है। इसी के साथ हम आयुर्वेदिक के साथ अपनी चर्चा को विराम दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ते हैं। जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी जो मुझे भी नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। शायद हम जन सामान्य को बताना चाह रहे हैं कि हमारी सूर्य संक्रांति या हर महीने में सूर्य संक्रांति आती है, तो हमें क्या खाना है और अब ऋतुओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम आयुर्वेदिक के साथ जुड़ के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, द्विवेदी जी। नमस्कार। जय गुरु। जय नमस्कार, गुरु। नमस्कार, नमस्कार।